डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं आदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में जो भी हलचलें हो रही हैं, जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी गतिविधियां हो रही हैं, उनकी जानकारी हम आप तक सही समय पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। माध्यम रहते हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आज के हमारे इस एपिसोड में क्या कुछ खास हम आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए अब नजर डालते हैं क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से। भारत सरकार द्वारा आईपीएम के अंतर्गत किसान और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से डीपीपीक्यूएस फरीदाबाद की संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनीता पांडे क्या कुछ जानकारी दे रही हैं। आइए दिखाते हैं आपको। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत वनस्पति संरक्षण एवं संरोध निदेशालय एक प्रोग्राम करवाता है आईपीएम का। आईपीएम के अंतर्गत हम किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम करते हैं। उसमें एक प्रमुख प्रोग्राम है 14 सप्ताह का, जिसे हम कहते हैं किसान खेत पाठशाला। यह प्रोग्राम किसान के खेत में ही जाकर जो भारत सरकार के जो भी हमारे कर्मचारी हैं, आईपीएम सेंटर्स के जो कर्मचारी हैं, वो ये प्रोग्राम इसको करते हैं। इस प्रोग्राम में वो किसानों को विभिन्न जानकारियाँ, जैसे कैसे आपको बीज की बुआई करनी है, आपको जब कीट कौन सी अवस्था में आ रहा है पौधे की, तो उसके अनुसार आपको क्या प्रयोग करना है, क्या आईपीएम की तकनीक अपनानी है, और अगर कीट का स्तर आर्थिक हानि स्तर से ऊपर है तो उस समय आपको कौन सा पेस्टिसाइड या दवाई यूज़ करनी है। और जो भी दवाई उसमें हम लोग आपको बताते हैं वो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा अप्रूव दवाइयों के ही प्रयोग पर हम जोर देते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे 2 दिवसीय प्रोग्राम होते हैं। 2 दिवसीय प्रोग्राम में हम एनजीओ के जितने भी लोग हैं, अपने किसान, मुख्यतः जो प्रोग्रेसिव किसान हमारे रहते हैं, और जो हमारे पेस्टिसाइड डीलर्स हैं, इसमें हम उनको ट्रेन करते हैं और उनको भी बताते हैं कि कैसे कैसे आपको आईपीएम की तकनीक अपने खेत में प्रयोग करनी है। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड डीलर्स हैं, हम उनको भी बताते हैं कि आप जो भी दवाइयाँ रखें हैं अपनी दुकानों में भी, वो भी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन द्वारा अप्रूव ही हो, उन्हीं दवाइयों का आप प्रयोग करिए। इसके अलावा एक 5 दिवसीय प्रोग्राम होता है हमारा, ये 5 दिन का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम जो भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेंड करते हैं, उनको मास्टर ट्रेनर बनाते हैं, जिनको कि विभिन्न जो पद्धति हैं आईपीएम की, उसके बारे में जानकारी देते हैं। और अगर कोई नया कीट आया है उसमें हमें कैसे उसके लिए नई अगले साल के लिए क्या तकनीक हमें अपनानी है, जो भी उसमें लेटेस्ट बातें हैं या जो भी कीड़ों के से संबंधित जो भी लेटेस्ट जानकारी है उसको हम बताते हैं। इसके अलावा हमारे एक सीज़न लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो कि हम रबी में और खरीफ दोनों में करते हैं। यह एक 30 दिवसीय प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में भी हम लोग जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं उनको ट्रेंड करते हैं और उनको बताते हैं। 30 दिन तक हम उसमें प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी करवाते हैं, उनको फील्ड में भी ले जाते हैं और वहाँ पे बताते हैं कि कैसे कैसे आपको आईपीएम की तकनीक अपनानी है, ताकि आप भी अपने लेवल पे किसान भाइयों को उस बारे में जानकारी दे सकें। इसके अलावा हमारे भारतवर्ष में हर स्टेट में हमारे CIPMC सेंटर्स स्थित हैं। तो अगर आप किसी भी किसान भाई को कोई जानकारी चाहिए, वो किसी भी स्टेट में है, तो वो नियर बाय CIPMC सेंटर्स में जा सकता है। वहाँ पर हम लोगों की लैब भी रहती हैं। वहाँ पे हम लोग कैसे बायो कंट्रोल एजेंट का प्रोडक्शन करते हैं वो हम आपको दिखा सकते हैं। कैसे आपको सीड ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या प्रयोग करना है, किस तरीके से आपको जो विभिन्न अपनाई तकनीकें हैं वो अपनानी है, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो अगर आपको कभी भी कोई ज़रूरत हो, आपको कुछ जानकारी लेनी है, तो आप नियर बाय CIPMC में चले जाइए। हमारे CIPMC हर जगह पर स्थित हैं। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर।
आज हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग के बारे में। हमारे देश में कई वर्षों से ये एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय साबित हुआ है और आगे भी इसमें अपार संभावनाएं हैं। जी हाँ, हमारे जो युवा हैं वो इससे जुड़कर अपनी आमदनी को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। बस इसमें कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। अपने पशुओं की बेहतर तरीके से देखभाल और उनके आहार प्रबंधन की जरूरत होती है। तो किस तरह से आप कर सकते हैं डेयरी फार्मिंग, जानते हैं विज्ञान और किसान सेगमेंट के माध्यम से। हमारे देश में दूध उत्पादन बहुत बड़ा व्यवसाय है। कम लागत में पशुपालन कर पशुपालक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। यही कारण है कि सरकार पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकार ने पशुपालन से संबंधित कई योजनाएं बनाई हैं, जिससे पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार द्वारा पशुपालन से जुड़ी अनेक कार्यक्रम भी आयोजित होते रहते हैं, जिसमें प्रशिक्षण लेकर किसान आसानी से डेयरी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। दुग्ध इकाई शुरू करने के लिए पशुपालक बैंक से लोन भी ले सकते हैं। ज्यादा दूध उत्पादन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, जैसे किसान उन्नत किस्म की गाय भैंसों का चुनाव करें, पशुओं के रखरखाव का खास ख्याल रखें, उन्हें संतुलित आहार दें। संतुलित आहार में अनाज, दलहन और अन्य पोषक तत्व शामिल होने चाहिए। संतुलित आहार पशु को स्वस्थ रखने में मदद करता है, जिससे उनका दूध उत्पादन बढ़ता है और वे अधिक काम कर सकते हैं। साथ ही पशुओं को हरा चारा जरूर खिलाएं, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, जो पशुओं के दूध में बढ़ोतरी करता है। पशुओं के रहने के स्थान को साफ सुथरा और आरामदायक होना चाहिए। पशुओं के रहने का स्थान हवादार और छायादार होना भी जरूरी है। पशुओं के बीच पर्याप्त दूरी रखें, ताकि उन्हें उठने बैठने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही उनकी सेहत का खास ख्याल रखें। समय समय पर पशु चिकित्सक का परामर्श भी लेते रहें। डेयरी का व्यवसाय शुरू करने से पहले ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फार्म के पास ही पशु चिकित्सक को रखने का सुझाव दिया जाता है, ताकि पहुंच और उपलब्धता में आसानी हो। मवेशियों को पशु चिकित्सक द्वारा समय समय पर टीका लगवाते रहें। उन्हें फिट रखने के लिए शेड में खुला छोड़ दें, क्योंकि खुले में घूमने से उनमें सूजन कम होगी। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी।
इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार की पशुपालन से जुड़ी एक बड़ी घोषणा के बारे में, जो गौशालाओं और पशुओं के चारे से जुड़ी है। अब मिलेगा 2 गुना चारे का पैसा। मध्य प्रदेश सरकार ने गौशालाओं में रह रहे पशुओं के चारे के लिए मिलने वाली सहायता राशि को 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन कर दिया है। यह फैसला पशुओं के बेहतर पोषण और देखभाल को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। क्या है योजना में नया बदलाव? इस योजना का नाम अब मुख्यमंत्री गौसेवा योजना कर दिया गया है, जो पहले मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड योजना के नाम से जानी जाती थी। नाम में बदलाव के साथ अब योजना को और सरल और प्रभावी बनाया गया है। क्यों है यह फैसला अहम? गौशालाओं को अधिक राशि मिलने से पशुओं को भरपूर और पोषणयुक्त चारा मिलेगा। इससे पशुओं की सेहत सुधरेगी और दुग्ध उत्पादन में भी इजाफा हो सकता है। गौशाला संचालकों के लिए सुझाव: योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन अपडेट रखें। चारे की गुणवत्ता पर ध्यान दें और पोषक तत्वों से भरपूर आहार दें। समय समय पर पशु चिकित्सकों की सलाह लेते रहें। तो किसान मित्रों, यह योजना पशुधन को स्वस्थ रखने और गौशालाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। हमारे सेगमेंट में हम ऐसे किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो देश के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने उस मुकाम को हासिल कर लिया है जहां पर पहुंचने के लिए कई हमारे किसान, कई हमारे युवा निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान? जानते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के माध्यम से। हरियाणा के कैथल जिले का एक छोटा सा गांव है हजवाना। लोगों की आवाजाही और जीवन से भरपूर है हजवाना गांव। यहाँ के लोगों का खेती बाड़ी से एक खास लगाव है। लगभग 5000 की जनसंख्या वाले इस गांव में अधिकांश लोग खेती से जुड़े हुए हैं। यहाँ की माटी ने फसलों के साथ साथ अनेक नायकों को जोड़ा है। इन्हीं में से एक नायक है अमरीक सिंह। इन्होंने अपनी पढ़ाई MA तक की है, जिसके बाद इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। व्यापार में अधिक सफलता न मिल पाने के कारण इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। अमरीक सिंह ने जमीन और किसानों की जरूरतों को देखते हुए खेती में कई अच्छे बदलाव किए हैं। इनके द्वारा खेती में लाए बदलावों ने किसानों के जीवन में बहुत बड़ी राहत दी है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अमरीक सिंह धान की खेती करते हैं। शुरुआत में वे 10 एकड़ जमीन पर धान की बिजाई करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और सफलता मिलती गई, इन्होंने ज्यादा बड़े जमीन पर धान की खेती करना शुरू किया। वर्ष 2010 में इन्होंने धान की बिजाई हैप्पी सीडर से करनी शुरू कर दी। शुरुआत में इन्हें परंपरागत खेती से फायदा नहीं हुआ।
वर्ष 2008 में अमरीक कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आए। केवीके के वैज्ञानिकों ने इन्हें मिट्टी जांच कराने की सलाह दी। वैज्ञानिकों की सलाह पर अमरीक ने अपनी पूरी खेत की मिट्टी की जांच कराई और जांच के बाद जो भी कमी मिट्टी में उपस्थित पाई उनमें सुधार करके इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया और तब से इन्होंने सफलता ही हासिल की है। अपनी सफलता के पीछे अमरीक केवीके के वैज्ञानिकों को पूरा श्रेय देते हैं। अमरीक सिंह ने बहुत से कामों का प्रशिक्षण लिया। डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, कृषि संरक्षण के कामों पर विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लेकर अमरीक सिंह का खेती के प्रति नजरिया बदल गया। अपने खेतों को विविधतापूर्ण बनाने के लिए अमरीक सिंह ने मक्का, कपास, गन्ना और बागवानी शुरू की। इन्होंने बगैर जुताई के गेहूं बोया। इससे उनका समय बचा, खर्च कम हुआ और उनकी फसलें बीमारियों से भी सुरक्षित रह सकीं। केवीके से जुड़कर अमरीक सिंह ने संरक्षित खेती के विषय में जाना और अपने खेत में संरक्षित खेती को अपनाया और खेती कर लाभान्वित हुए। वर्ष 2012 में इन्होंने बायो फर्टिलाइजर तैयार कर जैविक तरीके से अपने खेत में सब्जियों और फलों की खेती करनी शुरू की। वर्तमान में वे लगभग 12 से 13 एकड़ भूमि में जैविक विधि द्वारा हर प्रकार की सब्जियों और फलों की खेती कर रहे हैं। अमरीक सिंह ने फसलों में ड्रिप सिंचाई और धान की सीधी बिजाई जैसी नई तकनीकों को अपनाकर खेती में सफलता हासिल तो की, साथ ही इन्हें व्यावसायिक फायदा भी हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र ने अमरीक सिंह को खेती में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। इन्हीं रास्तों पर चलते हुए अमरीक सिंह को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा आयोजित अनेक मेलों में पुरस्कृत किया गया। कृषि में विविधता के लिए राज्य सरकार द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है।
आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी और सकारात्मक खबर की, जहां इस बार अप्रैल महीने में ही गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई है। क्या है ताजा उपलब्धि? उत्तर प्रदेश में पहली बार अप्रैल महीने में ही 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद कर ली गई है। ये राज्य के गेहूं खरीद इतिहास में एक नया कीर्तिमान है। यह उपलब्धि सरकार द्वारा समय पर केंद्र शुरू करने और किसानों की भागीदारी के कारण संभव हुई है। किसानों को कैसे मिल रहा है फायदा? किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की बिक्री का मौका मिल रहा है। उन्हें फसल बेचने के बाद 10 दिनों के भीतर भुगतान मिल रहा है। खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए ई-पासबुक और पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा दी गई है। सरकार ने क्या कदम उठाए? पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसान को किसी प्रकार की देरी या दिक्कत न हो। किसानों के लिए सुझाव: यदि आपने अभी तक गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, तो जल्द से जल्द नजदीकी क्रय केंद्र या संबंधित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं। फसल बेचने से पहले अनाज की सफाई और नमी की मात्रा निर्धारित सीमा में रखें। तो किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश की यह उपलब्धि बताती है कि अगर सरकार और किसान साथ मिलकर काम करें तो हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नजर डालें हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। हमारी सरकार की हम कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ये, जिससे हमारे किसानों को तो लाभ मिलता ही है, साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्हें अतिरिक्त आय अर्जित करने का भी मौका प्रदान करती है ये योजना। किस तरह से ये संभव हो सकता है, आइए जानते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा।
सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्यों की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है कार्यक्रम के लिए तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें krishidarshanddd@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और इसी के साथ एक विशेष जानकारी और आपके लिए। दोबारा देखना है आपको हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।